नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स सिक्स में। बैंकिंग का मैंने एक टॉपिक आपको स्टार्ट करवाया था, टाइप ऑफ बैंकिंग। उसका जो सेकंड पार्ट है मैं आपको करवा रही हूँ। हमने पहले किया था यूनिट बैंकिंग, एक किया था मैंने आपको करवाया था चेन बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, और उसके साथ साथ होलसेल बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग। आज उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग। कोरेस्पोंडेंट के नाम से हमें समझ में आता है कि जैसे हम लोग कभी किसी से कुछ कोरेस्पोंडेंट कर रहे हैं, मतलब कि हम कुछ अपनी सर्विस ले रहे हैं, किसी को सर्विस दे रहे हैं। जैसे कोरेस्पोंडेंट हम कोई कोर्स भी करते हैं तो भी कोरेस्पोंडेंस होता है, एक किस्म से कम्युनिकेशन हो रहा है। तो बैंक में बैंकिंग ऐसा क्या कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग होगी? तो देखिएगा, सपोज करते हैं कि ये ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी है, डी है, ये सारी इंडिया की कंपनीज हैं और इन सब का बिजनेस यूएसए में है, यूएसए में। अब यूएसए से अगर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, तो बैंक की भी ज़रूरत है, पैसे की भी ज़रूरत है, फंड को ट्रांसफ़र करना है, वहाँ भेजना है, बिल भेजने हैं, मेल भेजनी है, सब कुछ करना है। तो अब ये ए कंपनी यूएसए से डायरेक्ट कंसर्न नहीं कर पा रही है, सोच रही है कि कुछ ऐसा हो। बी भी सोचता है, सी भी और डी भी। अगर कुछ ऐसा हो जाए, सपोज अगर यूएसए में अगर इंडिया का कोई भी एक बैंक या फिर ये कह सकते हैं कि एक ऑफिस बन जाए वहाँ पर, और वो पूरे के पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करे कि कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है इंडिया से, तो यूएसए वालों को जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वो यहीं से उसी ऑफिस में कर लें, तो वो बैंकिंग क्या हो जाएगी? कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जैसे आज के टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ग्लोबलाइजेशन जब अगर बढ़ गई है तो नेचुरल सी बात है कि बिजनेस भी बढ़ेगा, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस भी होंगी और बैंक के एक्सेप्टेंस लेटर और सब कुछ भी होता है। तो अगर ये सब बिजनेस बढ़ने के लिए हर हर मतलब कि कंट्री में जाकर तो अपना अपना बैंक नहीं खोला जा सकता। तो अगर बैंक को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर एक ऑफिस बना दिया जाए और उस ऑफिस से ये जो इंडिया का ये ऑफिस बन गया यूएसए के अंदर, तो उससे ये सब डील कर लेंगे और इन सब की डीलिंग आराम से हो जाएगी, बिजनेस आराम से हो जाएगा। यानी कि अक्रॉस इंडिया अगर कोई भी किसी और देश के अंदर हमारा कोई ऑफिस बनता है, बैंक का काम किया जाता है उसके अंदर, तो वो कौन सी बैंकिंग हो जाएगी? कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग। बैंक नहीं खोला जाएगा, वहाँ पर एक ब्रांच खोल दी जाएगी, एक ऑफिस खोल दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई ने अपना एक ऑफिस बना दिया यूएसए में, और उस ऑफिस से ही सारा काम हो रहा है। कोई भी अगर यूएसए में कोई भी बैंक की कोई ट्रांजैक्शन कुछ भी करना है तो वो ऑफिस के थ्रू वहाँ हो जाएगी। तो हमारी जो कॉस्ट है वो बच जाएगी, कॉस्ट बचेगी। तो कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग का मेन बेनिफिट ये है कि अगर फॉरेन बिजनेस को भी सपोर्ट मिलेगी, अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो हमारे ऑफिस के पर्सन्स के थ्रू हम लोग बिजनेस को कर सकते हैं। तो वो कौन सी बैंकिंग हो गई? कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग। यानी कि एक देश से दूसरे देश में बैंकिंग की जा सकती है। बैंक वहाँ पर नहीं खोला जाएगा, लेकिन बैंक की एक ब्रांच, एक ऑफिस खोलकर वहाँ से कोरेस्पोंडेंट चलता रहेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग। अब उसके बाद अगला पार्ट में करवाऊंगी आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि भी कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग क्या होती है, या इसका मेन टारगेट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो फॉरेन कंट्री के अंदर जो बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए जो बिजनेस किया जाता है, जो बैंकिंग की जाती है, वो कौन सी बैंकिंग होगी? कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग। उसके बाद एक और बैंकिंग है जी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बैंक की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनको पूरी की पूरी सर्विस पता होनी चाहिए, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है बैंकों की। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत से इलिटरेट पर्सन है जिनको बैंक के बारे में पता ही नहीं है कि बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए ना ही होना चाहिए। तो जैसे जन धन अकाउंट खुला, लोगों ने घर में, जो बैंक वालों ने घर घर जाके खाते खोले, लोगों को मैसेज दिया कि हाँ भी हमारे यहाँ पे 0 बैलेंस पे अकाउंट खुलता है, आप लोग आइए अकाउंट खुलवाइए। पेंशन अकाउंट जो खुले, बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, जो इलिटरेट पर्सन है उनके लिए स्पेशली एक काउंटर भी लगा होता है कई बैंक में, जिसपे लिखा होता है हाउ कैन आई हेल्प यू या कैन आई हेल्प यू। उसमें क्या होता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।
तो जिन लोगों को फॉर्म नहीं फिल करना आता, जिनको बैंकों की फैसिलिटीज़ का पता नहीं है, क्या क्या योजनाएं चलती रहती हैं उनके बारे में नहीं पता, तो उनको बताया जाता है। जगह जगह कैंप भी लगाए जाते हैं बैंक के थ्रू, जिससे क्या है कि बैंकों को सर्व जो मतलब कि लोगों को उनकी सुविधा के बारे में पता चल सके। तो जन धन योजना जो है, जन धन योजना, जन धन योजना, जन धन योजना है वो सोशल बैंकिंग का सबसे बड़ा ही एक उदाहरण है। बहुत से जो इलिटरेट पर्सन्स हैं उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है आज बैंकिंग की तरफ से, तो वो सब किसका पार्ट है? वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको इम्प्रूव करती है? वो हमारे जो इलिटरेट पर्सन्स हैं वो बैंकिंग का उनको मतलब उनको आदत हो जाए। जैसे ये कह सकते हैं कि बैंकिंग की आदत होनी चाहिए। बैंकिंग की आदत का मतलब क्या है कि सेविंग की आदत होनी चाहिए। अगर सेविंग की आदत होगी, लोग सेव करेंगे अपना पैसा, तभी तो हम लोग आगे अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। अगर हमारे में सेविंग की आदत ही नहीं है, हम लोग सेव ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे? तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सेविंग की आदत ही नहीं होती, उनका अकाउंट ही नहीं होता बैंक में, ना कोई सेविंग ना कोई कुछ और। तो वो सब करने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकिंग एक उसका एक पार्ट है, जिसके अंदर ग्रामीण लोगों को, इलिटरेट पर्सन्स को या जिनको नॉलेज नहीं है उनको पूरी की पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो क्या हो गया जी? सोशल बैंकिंग। उसके बाद एक और बैंकिंग है रिलेशनशिप बैंकिंग। रिलेशनशिप बैंकिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं कि सबसे इम्पोर्टेंट बैंकिंग कौन सी है, ट्रेंडिंग बैंकिंग कौन सी है, तो रिलेशनशिप बैंकिंग है। आज के टाइम में जिस बैंक का सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप होगा वही तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को अर्न कर पाएगा। तो अभी जैसे कुछ प्राइवेट्स बैंक हैं उनके अंदर तो रीजनल मैनेजर भी होते हैं, रीजनल मैनेजर होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं। जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, वो अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनके अकॉर्डिंग ही उनको लोन देते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए अगर मान लो मेरा अकाउंट है और मैं लगातार हर महीने 10,000 की सेविंग करती हूँ, तो वो मेरे से कस्टमर से रिलेशनशिप बना के ये पूछ सकते हैं कि भी आप अपना जो 10,000 की सेविंग कर रहे हैं तो क्या आप कोई लोन भी लेना चाहते हैं? क्या आप हमारा बैंक क्या क्या अपनी जो प्लानिंग्स हैं वो बताते हैं उनको कि भी ये प्लानिंग्स हैं, ये सब कुछ है। अगर आप अपना लोन में इंटरेस्टेड है या किसी और सेविंग करने में या फिक्स डिपॉजिट करने में या अपना रेकरिंग डिपॉजिट में किसी भी तरह से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये हमारी बैंक की फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सब क्या है, रिलेशन है कि कस्टमर के साथ जब बैंक का अपना एक रिलेशनशिप बनाते हैं बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें दोनों का ही बेनिफिट है। सपोज मुझे लोन की ज़रूरत है और मुझे ये लगता है कि बैंक तो मुझे लोन देगा ही नहीं, जबकि बैंक वाले लोन दे सकते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप है वो मतलब कि इस चीज़ को इम्प्रूव करेगी, बढ़ाएगी कि हम जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके अंदर बैंक हमारे साथ है। तो कई बार ये बहुत बार आता भी है, ये एडवर्टीजमेंट भी आती रहती है कि भी बैंक आपके साथ है, आप अपना होम लोन लेना चाहते हो, आप इस तरह का पर्सनल लोन लेना चाहते हो, या फिर आप कोई भी कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहीं से आपको कोई सब्सिडी, कोई लोन, कोई स्कीम मिल रही है, तो वो सब योजनाएं जो बनाते हैं, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो किससे मिलेगी? रिलेशनशिप बैंकिंग से। वो रिलेशनशिप बैंकिंग का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बैंकिंग क्या हो गई कि कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना बैंकर्स का, बैंक के एम्प्लॉयज़ का, और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको सर्विस प्रोवाइड करना, वो क्या हो गया? रिलेशनशिप बैंकिंग। उसके बाद अगला पार्ट है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग तो मैं कहूँगी कि अगर लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर मिला तो ई बैंकिंग का ही मिला। अगर ये नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग ना होती तो बहुत सी ट्रांजैक्शन तो लगभग रुक ही गई थी। तो अब अगर ये कहें कि आज के टाइम में जो वो ट्रांजैक्शन, वो जो दौर था लॉकडाउन वाला, उसमें ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग सबसे ज़्यादा चली। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर बैंकिंग यूज़ की जा रही है तो वो ई बैंकिंग ही है। ई बैंकिंग की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, नेट बैंकिंग भी कहा जाएगा। नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग हो गई, जिसको हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग जैसे अभी काफ़ी सारी ऐप भी चली, जैसे भीम ऐप है, पेटीएम है, फ्री चार्ज है,
गूगल पे है, फ़ोन पे है, बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जिससे पेमेंट जो है वो जल्दी ही ट्रांसफ़र हो जाती है। एक ओटीपी मांगता है और उसके बाद आपके बैंक से वो मतलब कि अकाउंट लिंक हो जाता है और आप किसी भी फ़ोन नंबर पे अपनी जो पेमेंट है आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगता और आपकी पेमेंट जो है वो किस थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वो सब क्या है, वो नेट बैंकिंग का ही तो एक पार्ट है ना, कि नेट बैंकिंग है वो, इसके अंदर जैसे कि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल बैंकिंग है, ये सब भी क्या है कि ई बैंकिंग का ही पार्ट है। डिजिटल बैंकिंग भी बोला जाता है इसको। आज के टाइम में डिजिटल बैंकिंग बिजनेस है वो सारे डिजिटल है, मार्केटिंग है डिजिटल चल रही है। तो ये सब क्या है कि ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब कुछ इसी का ही पार्ट है। इसके अंदर जैसे कि डेबिट कार्ड यूज़ किए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ किए जाते हैं, एनईएफटी है, फंड ट्रांसफ़र करने के लिए। फंड ट्रांसफ़र है वो कितने टाइप से हो सकता है। फंड ट्रांसफ़र करने के लिए आज के टाइम में अगर हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो फंड ट्रांसफ़र के लिए जैसे एनईएफटी है, एनईएफटी और आरटीजीएस, आईएमपीएस, इनके थ्रू हम लोग क्या है जल्दी से फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फ़ंड को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं उसकी जो पेमेंट है वो आज के टाइम में, जैसे कि कुछ हम अगर मान लो कोई भी पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है। आप कोई लोन लेते हैं, कोई भी इंस्टॉलमेंट पर कोई सामान लेते हैं तो ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट में से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। तो वो सब क्या है, वो सब नेट बैंकिंग का ही तो पार्ट है ना। अगर हम ये कहें कि बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग जो की जा रही है, इंटरनेट बैंकिंग की जा रही है, तो वो ई बैंकिंग ही है। जैसे नेफ्ट है, नेफ्ट कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेफ्ट है तो ये क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके बाद है आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब क्या हो गया, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। आईएमपीएस का मतलब हो गया इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये कुछ इसके फंड ट्रांसफ़र करने के कुछ मेथड हैं, कुछ टाइप्स हैं जिसके थ्रू पेमेंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इमीडिएटली। तो ये कुछ नेट बैंकिंग के पार्ट हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे कि नेफ्ट है वो किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स है, इसी का ही पार्ट है। डिजिटल बैंकिंग क्या है, डिजिटल बैंकिंग वही है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, नेट ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग की जा सकती है। उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, नेफ्ट है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, इसके थ्रू होता है। अब डिजिटल बैंकिंग का मेन मकसद क्या है, इसका मकसद ये होता है 24 घंटे 7 दिन में 365 दिन, यानी कि अब हमें बैंकों की इंतज़ार नहीं करनी पड़ेगी कि शुक्रवार को ही हम लोगों को बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है, शनिवार को तो छुट्टी हो जाएगी, संडे को छुट्टी हो जाएगी, सेकंड सैटरडे है या फोर्थ सैटरडे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सीधा आप डिजिटल बैंकिंग से कहीं से एक कोने से दूसरे कोने में अपना बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। ग्लोबलाइजेशन में भी इसमें इम्प्रूवमेंट मिल रही है, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट मिल रही है, लो कॉस्ट है, पेपर कॉस्ट है। अगर ये आ जाए कि भी आपकी इसका बेनिफिट क्या है, तो पेपर की भी जो कॉस्ट है वो भी कम होती है, पेपर करेंसी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ती, इसके अंदर डिजिटली ही काम चल रहा है। एक अकाउंट में फ़ंड में ट्रांसफ़र, दूसरे में फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है, पता ही नहीं चलता, कोई डिजिटल उसके अंदर पेपर करेंसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। और इसके अंदर अगर ये आ जाए कि भी नुकसान क्या है, तो सिक्योरिटी का थोड़ा सा है कि अगर हम थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं, जैसे कि हैकिंग होने के चांसेस होते हैं, पासवर्ड जो है लीक हो जाता है, जल्दी से हैक हो जाता है, तो वो अगर हम थोड़ा सा सावधानी बरतें, अपना OTP और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें, तो हम इन चीज़ों से भी बच सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है लास्ट ही है वैसे तो, नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग शब्द जो है वो समझ में, वर्ड से ही समझ में आ गया कि नैरो बैंकिंग का मतलब क्या हो गया कि ब्रॉड नहीं है वो। नैरो का अगर हम हिंदी में बात करें तो नैरो को बोला जाता है संकुचित। संकुचित का मतलब क्या हो गया, लिमिटेड।
कुछ बैंक ऐसे होते हैं जिसके अंदर लिमिटेड फैसिलिटीज़ मिलती हैं, छोटी बैंक्स होते हैं जो रीजनल बैंकिंग होते हैं, जैसे कई बार उसके अंदर लोकल की फैसिलिटी नहीं होती, लोन प्रोवाइड नहीं करते, वो तो खाली मतलब सेविंग करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करी बस, ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करते, बिजनेस लोन प्रोवाइड नहीं करते, फॉरेन बैंकिंग नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो बैंकिंग है जो खाली मतलब कि सेविंग कर रही है और अपना छोटा मोटा लोन दे रही है बस, इससे ज़्यादा कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उन बैंकों को क्या बोलते हैं, नैरो बैंकिंग, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। पुराने टाइम में जो बैंक थे सीधा अपना सेविंग करते थे, छोटा मोटा लोन दे दिया और बात खत्म, लिमिटेड से उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, लोकल फैसिलिटी भी नहीं होती है, छोटे बैंक होते हैं। तो ये जो बैंक है उनको क्या बोला जाएगा, नैरो बैंकिंग। तो आज मैंने आपको ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग है, पूरे विश्व के अंदर ग्लोबलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्रॉस करके अपना एक ऑफिस बनाकर उसे कोरेस्पोंडेंट करती है तो उसको क्या बोला जाएगा, कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग। फिर उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज को देखते हुए कि समाज में जो हमारा जो सोशल जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो पर्सन्स हैं इलिटरेट हैं उनको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, कोई भी जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से कोई योजना मिल रही है तो उन सब की फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, अगर उन्हें कोई फॉर्म फिल नहीं करना आता, कोई जानकारी नहीं है तो उनको वो प्रोवाइड करना, वो सब किस में आएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकिंग के अंदर। फिर आ गया रिलेशनशिप बैंकिंग, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैंक का रिलेशनशिप बनाता है कस्टमर से, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिलेशनशिप बैंकिंग। फिर है ई बैंकिंग, ई बैंकिंग के अंदर लॉकडाउन के अंदर एक नया एक वर्ड जो निकल के आया था, उसके अंदर आया था फेसलेस, फेसलेस, यानी कि अब हमें बैंकों में जाने के बाद बैंकों के एम्प्लॉयज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना घर बैठे ही अपना अकाउंट के अंदर नेट बैंकिंग के जरिए सेविंग कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, किसी को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं उनको पेमेंट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो क्या हमें कभी एम्प्लॉयज़ को देखने की ज़रूरत है, नहीं है ज़रूरत, तो वो क्या हो गया, फेसलेस बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मॉडर्न बैंकिंग, ये सब नाम इसको दिए जा सकते हैं। उसके बाद आ गया जी आपका नैरो बैंकिंग, नैरो बैंकिंग का मतलब हो गया लिमिटेड बैंकिंग, जिसके अंदर सभी फैसिलिटीज़ नहीं है, एक बैंक ऐसा जिसके अंदर पूरी फैसिलिटी नहीं है, लोकल की सुविधा नहीं है, ये बड़े लोन नहीं मिल सकते, इंडस्ट्रियल लोन नहीं मिल सकते, तो वो बैंकिंग कौन सी होगी, नैरो बैंकिंग। तो पिछली बार मैंने आपको करवाए थे यूनिट बैंकिंग, चेन बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग। अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको पिछले पार्ट को देख सकते हैं, ताकि आपकी पूरी की पूरी जो बैंकिंग का जो टाइप्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि हम लोग कॉमर्स की स्क्रीनिंग की भी तैयारी करवाएंगे, कॉमर्स जो पीजीटी एचटेट की भी हैं और काफ़ी सारी वैकेंसीज और भी निकलने वाली हैं, डीएसएसबी की है, आरोही की है, एनवीएस की है, केवीएस की है, सबके अंदर लगभग सिलेबस सेम है, तो स्क्रीनिंग की तैयारी करवाएंगे। एक बार ये नेट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग साथ के साथ वो भी करवाएंगे। तो इसीलिए अगर आप कोई भी मेरे इस चैनल के साथ जुड़ना चाहता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, कोई कमेंट करना चाहता है, आपको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। और मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लगभग उसके अंदर प्रोवाइड होती है, कोई भी नोटिस निकलता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लाइक जैसे कि नेट के फॉर्म निकले, कोई पोस्ट निकल रही है, कोई रिक्रूटमेंट, कुछ भी, तो उस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, तो आप उसको जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मेरा लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।